द्वितीय वर्ष के सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको लोकसभा पढ़ाया था। आज मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा की तुलना और उन दोनों का पारस्परिक संबंध क्या है इसके बारे में बताऊंगी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और संसदात्मक शासन प्रणाली में संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो नामांकन के संबंध में जो तुलना है उसमें मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि लोकसभा संसद का प्रथम एवं निम्न सदन है और राज्यसभा द्वितीय और उच्च सदन है। यानी लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है और राज्यसभा को वरिष्ठ सदन कहा जाता है। प्रतिनिधित्व के संबंध में जब हम बात करेंगे तो लोकसभा भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा जो है भारतीय संघ की इकाइयों अर्थात राज्यों और संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। सदस्य संख्या के संबंध में हम बात करते हैं तो लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में यह सदस्य संख्या 545 है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व वीडियो में भी बताया था। जबकि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 हो सकते हैं। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या जो है 250 है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो 2 होते हैं और राज्यसभा में 12 होते हैं। निर्वाचन के संबंध में जब हम बात करते हैं तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वयस्क मत अधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के तरीकों से होता है, जबकि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। लोकसभा का बच्चों कार्यकाल जो है 5 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। जब हम साधारण विधेयक के बारे में बात करते हैं तो साधारण या अवित्तीय विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां जो है वो बराबर है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से पहले किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के बारे में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर उस विधेयक के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या से दुगुनी से भी अधिक होने के कारण बच्चों संयुक्त बैठक में लोकसभा की ही इच्छा अनुसार कार्य होने की संभावना अधिक रहती है। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से राज्यसभा को साधारण विधेयकों के बारे में लोकसभा के बराबर तो शक्ति प्राप्त है, किंतु व्यवहार में इसकी स्थिति लोकसभा से ज्यादा निर्बल हो जाती है। संवैधानिक संशोधन के संबंध में न केवल सिद्धांत वरन व्यवहारिक दृष्टि से भी दोनों में समान शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक होता है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक केवल एक बार 1975 में 40वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया है। बाकी सारे अक्सर लोकसभा में ही प्रस्तावित होते हैं। वित्तीय अधिकारों के विधेयकों के संबंध में जब हम बात करते हैं तो संविधान के द्वारा ही लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। लोकसभा में पारित होने पर वे विधेयक राज्यसभा में भेजे जाते हैं। उसके बाद राज्यसभा केवल इनको 14 दिन तक ही केवल ऐसे विधेयक पर 14 दिन तक ही विचार कर सकती है। राज्यसभा के सुझावों को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। जब हम कार्यपालिका के नियंत्रण के संबंध में बात करते हैं तो संसदात्मक शासन में मंत्रिमंडल जो है वो संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः भारत में भी मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर मंत्रिमंडल को पदच्युत करने का अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं। अतः नियंत्रण की दृष्टि से भी लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक रूप से शक्तिशाली है। राज्यसभा की जब हम अनन्य शक्तियों की बात करते हैं तो राज्यसभा बच्चों इस मामले में
लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली है। आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह घोषित कर सकती है कि राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के अमुक विषय पर कानून बनाना चाहिए। दूसरा अनुच्छेद 312 उसके अनुसार उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास कर सकती है। राज्यसभा को राज्यों के एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते ये 2 अनन्य शक्तियां इनको प्राप्त है। इसके अलावा अन्य कार्यों के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों को दोनों ही सदनों के सदस्य समान रूप से भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग जब लगाने का बात आती है तो लगाने का अधिकार भी दोनों सदनों को है। एक सदन अभियोग लगाता है तो दूसरा उसकी जांच करता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार पर भी दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति के द्वारा की गई संकटकालीन घोषणा की स्वीकृति भी संसद के दोनों सदनों से आवश्यक है। बच्चों, उपर्युक्त जो भी बातें मैंने आपको बताई है उसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है और ऐसा होना बहुत जरूरी भी है। संसदीय व्यवस्था में अंतिम निर्णय की शक्ति लोकप्रिय सदन जो है लोकसभा उसको ही प्राप्त हो सकती है, परोक्ष रूप से निर्वाचित द्वितीय सदन को नहीं। संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्यसभा की कल्पना प्रथम सदन के सहायक और सहयोगी सदन के रूप में की गई है, प्रतिद्वंदी सदन के रूप में नहीं, और राज्यसभा के द्वारा इस रूप में आचरण किया गया है। धन्यवाद बच्चों।